ठीक ठाक हो। तो आज हम देखने वाले हैं रियर एक्सल, रियर लाइव एक्सल। ऐसा एक्सल जो कि वाहन को चलने के टॉर्क प्रदान कर रहे हैं, जो वाहन को धकेल रहे हैं आगे को। ऐसे वाहनों में जिनमें इंजन तो आगे फिट है मगर ड्राइविंग टॉर्क जो चलाने की शक्ति है, वाहन को चलाने की जो शक्ति है वह पिछले पहियों को दी गई है। वो इस टाइप का रियर एक्सल है। ये इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम यहां पर बना हुआ है। सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ लाइव एक्सल केशिंग फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स। ये ड्राइविंग टॉर्क जो आ रहा है वो ये थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट से पिनियन में आया, बेवल पिनियन, क्राउन व्हील से ये एक्सल हाफ शाफ्ट को ये आधा हिस्सा दिखाया है। आधा और दिखाऊंगा तो बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, इसलिए ये 1 एक्सल हाफ शाफ्ट है, एक्सल हाफ शाफ्ट। और जो ये क्राउन पिनियन पूरा केज के साथ तुमने खुद खोले हैं, अभी और एडजस्टमेंट होनी है, खुले हैं हमारे पीछे। तुम ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख चुके हो कि इसके अंदर क्या क्या है। ये वो केज के बेयरिंग हैं दो, ये दो बेयरिंग बेवल पिनियन के हैं। ये बेवल गियर है जिसमें 8 दांत हैं और क्राउन व्हील में कितने थे? 43। तुमने गिने, तुम्हें याद नहीं है बेटे? 5.37:1 उसका गियर रेशियो आया था। तो आज ये देखना है कि ये रियर एक्सल केशिंग में ऐसे कौन कौन से लोड्स हैं जो इसके ऊपर पड़ते हैं। ये जो रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स हैं इनमें क्या क्या, इनके जो पूरे एक्सल बीम्स के ऊपर कौन कौन से लोड्स पड़ते हैं। एक्सल को एक बीम की तरह समझा जा सकता है जो कि 2 सिरों पर टायरों द्वारा सपोर्टेड है, और इसी एक्सल बीम के ऊपर जो पिछला हिस्सा है, ये मैंने सिर्फ एक बीम बनाई है पर होते कितने हैं? 2 एक्सल होते हैं, एक आगे, 2 फ्रंट व्हील के लिए एक एक्सल बीम आगे और एक एक्सल बीम पीछे। पूरे वाहन का जो लोड है, चैसी का, बॉडी का और वाहन में लगे अन्य सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स के जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो सारे के सारे 50% फ्रंट 50% रियर या 40% फ्रंट 60% रियर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और फिर उस लोड को जो पिछले वाले हिस्से में लोड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रियर एक्सल में, उसको भी फिर 2 भागों में बांट दिया, W/2 थ्रू लीफ स्प्रिंग। ये जो पूरा लोड है, बॉडी का लोड है, यात्रियों का लोड है, अन्य जो भी पार्ट्स उसमें लगे हुए हैं, जो असेंबलीज एंड सब असेंबलीज ऑटोमोबाइल में लगी हुई हैं, तो वो सारे वेट को इन यहां पर 2 लगे हुए स्प्रिंगों के ऊपर डाल दिया जाता है और टायर एक सपोर्टिंग मेंबर की तरह कार्य करते हैं। किसी भी ऑटोमोबाइल का भार ऑटोमोबाइल के टायरों में नहीं होता है, बल्कि कहां होता है? एक्सल्स के ऊपर होता है, और वह भी स्प्रंग वेट एंड अनस्प्रंग वेट के हिसाब से किया जाता है। जो वाहन का वेट स्प्रिंगों के ऊपर है, चाहे वो फ्रंट एक्सल पे और रियर एक्सल पे, टोटल जो वेट वाहन का स्प्रिंगों के ऊपर है वह स्प्रंग वेट कहलाता है। और जो स्प्रिंग्स के नीचे है, मान लिया ये लीफ स्प्रिंग्स एक्सल बीम के ऊपर है, तो स्प्रंग वेट होगा जो स्प्रिंगों के ऊपर है, ये रियर एक्सल अनस्प्रंग वेट होगा। जैसे ट्रकों के ऊपर क्या होता है? ट्रकों में लीफ स्प्रिंग इस जगह पर फिट होती है, यानी ऐसे फिट होती है। और इस इंजन में कैसा, इस वाले व्हीकल में कैसा था? लीफ स्प्रिंग एक्सल के नीचे से है। तो वाहन के संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि उसका अनस्प्रंग वेट कम से कम होना चाहिए, अनस्प्रंग वेट कम से कम होना चाहिए। इसलिए
ज़्यादा से ज़्यादा वेट जो है वह लीफ स्प्रिंग्स के ऊपर डाल दिया जाता है। और लीफ स्प्रिंग ही नहीं, और भी कई तरह की स्प्रिंगें प्रयोग की जाती हैं। जब अगला चैप्टर आएगा सस्पेंशन सिस्टम, उस समय फिर ये सारे किस्म की स्प्रिंग्स के बारे में तुम्हें विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। तो आज हमने देखना है टाइप्स एंड द लोड्स, उसके ऊपर कौन कौन से भार पड़ते हैं। रियर लाइव एक्सल, फ्रंट इंजन, रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स। वो एक्सल जो कि ड्राइविंग टॉर्क को रोड व्हील्स तक पहुंचाते हैं वो कहलाते हैं लाइव एक्सल। इसमें जो ड्राइविंग टॉर्क पहुंचा रहा है वो है एक्सल हाफ शाफ्ट, और यह एक एक्सल केसिंग के अंदर होती है। ये पूरी एक्सल केसिंग है, इसके अंदर ये लगी हुई है हाफ शाफ्ट, यानी ये ट्यूब के अंदर है, जो यहां पर बेयरिंग्स के द्वारा सपोर्टेड है। ये क्राउन व्हील है, ये बेवल पिनियन है। बेवल पिनियन का जो रियर एंड है ये फ्लैंज के साथ, योक के साथ प्रोपेलर शाफ्ट से लगा हुआ है। जो भी ड्राइविंग टॉर्क इंजन से गियरबॉक्स, गियरबॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट से बेवल पिनियन, देन क्राउन व्हील, देन एक्सल हाफ शाफ्ट, देन रोड व्हील्स। इस तरह से पूरा पावर फ्लो हो रहा है। अब ये जब पावर फ्लो होता है तो इसमें बहुत सारे लोड्स और बहुत सारे रिएक्शंस उसके इस एक्सल केसिंग के ऊपर पड़ते हैं। सबसे पहला जो एक्सल केसिंग के ऊपर जो सबसे पहला भार है वो है लोड ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। इस एक्सल केसिंग को एक बीम माना जा सकता है जो कि किनारों पर टायरों द्वारा सपोर्टेड है, और पूरे वाहन के चैसी का प्लस बॉडी का जो वेट है वह स्प्रिंगों के द्वारा इसी एक्सल केसिंग के ऊपर पड़ता है। ये फिर पूरे वेट को दो, जो रियर वाला वेट है उसको दो भागों में डिवाइड करके एक्सल केसिंग के उन जगहों पर केंद्रित कर दिया जाता है जहां पर कि लीफ स्प्रिंग्स या कॉइल स्प्रिंग्स लगती हैं। लीफ स्प्रिंग का अलग काम है, कॉइल स्प्रिंग का अलग काम है। ठीक है, तो अभी देखना है इसको क्या समझना है। लीफ स्प्रिंग समझ में आ गई। कॉइल स्प्रिंग उनमें होती है जिनमें पीछे डेड एक्सल होता है, इंजन भी फ्रंट में होता है और ड्राइव भी अगले पहियों को दी जाती है। ठीक है, लीफ स्प्रिंगों की क्या क्या वो हैं, फायदे हैं, वो कुछ तो अभी समझ लोगे और कुछ फिर सस्पेंशन सिस्टम में समझोगे कि लीफ स्प्रिंग क्यों यूज की जाती है और कॉइल स्प्रिंग क्यों यूज की जाती है। दैट इज वो जो भी है वो नेक्स्ट चैप्टर में जो नया टॉपिक आएगा, नया पूरा सिस्टम यूनिटी चेंज हो जाएगी, सस्पेंशन सिस्टम आएगा, उसमें समझ में आ जाएगी। तो सारा वेट जो है स्प्रिंग्स के ऊपर होता है, चैसी का भी और बॉडी का भी। समझ में आ गई बात। ये दो स्थानों पर डिवाइड है और बॉडी, ये जो किनारे लगे हुए हैं ये दो टायर हैं। ये टायर एक सपोर्टिंग बीम है बस, और कुछ नहीं है। ये सपोर्ट कर रहे हैं लोड को, लोड सहन कर रहा है चैसी, सॉरी ये एक्सल बीम। समझ में आ गई। जो दूसरा इसके ऊपर जो अलग अलग किस्म के फोर्सेस इसके ऊपर पड़ रहे हैं, अलग अलग बल पड़ रहे हैं, टॉर्क पड़ रहे हैं, उन्हें जानना है आज। जो इंजन की टॉर्क है, इंजन क्या है, इंजन एक मशीन है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है।
पर वो इतनी टॉर्क नहीं जनरेट कर रहा है कि जिस परिचालन परिस्थितियों में ऑटोमोबाइल को चलना है उतनी टॉर्क वो जनरेट नहीं कर सकता। उसको बढ़ाने के लिए लगाया फिर ट्रांसमिशन। अब जब इंजन का पावर फ्लो हुई, इंजन से आए तो वो क्लच के थ्रू गियर बॉक्स में आया, गियर बॉक्स से फिर वह शाफ्ट के द्वारा रियर एक्सल को आ गया। रियर एक्सल में बेवल पिनियन ने क्राउन व्हील को चलाया और उसने फिर एक्सल हाफ शाफ्टों को चलाया, एक्सल हाफ शाफ्टों ने पहियों को चलाया। पर ये सब होने में बहुत सारे झटके पड़ते हैं, बहुत सारे अनियमितताएं होती हैं। वो क्या क्या होती हैं वो देखना है। सबसे पहला रियर एक्सल पर पड़ने वाला बल है वाहन का भार और रोड की जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन फोर्सेस हैं वो R1 और R2, ये दो टायरों द्वारा जो भी बल सड़क की अनियमितता के कारण गड्ढे, पॉटहोल्स, उभार, इन पर भी जब टायर चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो वो सारा का सारा जो भार है, जो टॉर्क रिएक्शन, जो इसका वेट का जो रिएक्शन फोर्स है, वो टायरों के द्वारा फिर से चैसी, बॉडी, स्प्रिंग्स में वापस जा रहा है। तो इसको कैसे कैंसल आउट करना है, यह काम फिर आगे सस्पेंशन सिस्टम का काम होता है। पर ये सारे जो बल हैं वह भी इसी एक्सल बीम पर पड़ते हैं। एक तो वाहन का भार और दूसरा सड़क से मिलने वाले रिएक्शंस, जो रिएक्शन फोर्स हैं वह भी इसी एक्सल को अप डाउन मोमेंट इसकी करते हैं। दूसरा जो है वह है ड्राइविंग थ्रस्ट। ड्राइविंग थ्रस्ट माने झटका। जो टॉर्क बना रहा है वो इंजन बना रहा है, इंजन से वो टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है गियर बॉक्स के लिए। तो जब क्लच छोड़ रहा है ड्राइवर तो वहां पर भी एक झटका पड़ रहा है। दूसरा क्या है, फिर वो गियर बॉक्स में आया, गियर बॉक्स से शाफ्ट को घुमाया, शाफ्ट ने क्राउन व्हील को घुमाया और क्राउन व्हील ने पहिए को घुमाया। पर जड़त्व का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। यानी टायर खड़ा है तो वह चलने को राजी नहीं होगा, उसको चलाने के लिए जो टॉर्क लगेगा वो एक झटका ही है, थ्रस्ट है, दैट इज ड्राइविंग थ्रस्ट। तो जब ये इसको घुमाने की कोशिश करता है तो जड़त्व के कारण पूरा एक्सल हिलने की नहीं बल्कि ओवरटर्निंग कपल बना देता है, वो पूरा एक्सल ही घूमने की कोशिश करता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये कहलाता है ड्राइविंग थ्रस्ट। इसका काफी कुछ हिस्सा लीफ स्प्रिंग सहन कर लेती है और काफी हिस्सा इसका स्लाइडिंग जॉइंट लीफ। ये जब मैंने प्रोपेलर शाफ्ट बताई थी तो मैंने तुम्हें प्रोपेलर शाफ्ट के साथ ये स्लाइडिंग जॉइंट बताया था, जो कि एक्सल को घूमने के बजाय ये ऐसा हो जाएगा। इसके साथ साथ ही ये साइड की भी थोड़ा बहुत प्ले को उसको भी सहन करता है, बहुत सारी चीजों को, टॉर्क रिएक्शन को भी सहन करता है, बहुत सारी चीजों को सहन करता है। लीफ स्प्रिंग के साथ साइकिल लगे रहते हैं, वो साइकिल भी झूलते हैं, आगे पीछे यूं गति कर लेते हैं। और यहां पर एक और चित्र मैंने बनाया है, इसमें इस तरह की मेंबर लगे हुए हैं जो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में हैं। ये रेडियस रॉडें हैं जो कि यूं खड़ी होकर इसमें एक रॉड और यहां से लगेगी और ये क्रॉस मेंबर के साथ इस तरह से, जैसे कि ये लॉन्ग मेंबर हैं और इसके साथ ऐसे क्रॉस मेंबर हैं। तो इन क्रॉस मेंबरों के साथ ये रेडियस रॉडें लग जाती हैं। तो जो टॉर्क के कारण जब ये वापस घूमने की जब कोशिश कर रहा है
एक्सल केसिंग जब घूमने की कोशिश कर रही है तो एक्सल केसिंग को तो नहीं घूमने देते, बल्कि ये रॉड ट्विस्ट हो जाती है। ये अपनी एक जो रेडियस है, उसकी जो त्रिज्या है, उस पर वो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर सकती है। ऐसी ट्विस्टिंग करने से ये जो एक्सल पीछे की तरफ घूमना चाह रहा है, एक्सल तो अपनी जगह पे रहेगा, पहिया भी घूम जाएगा, बल्कि जो वो फोर्स था उस फोर्स को ये रेडियस रॉड कैंसिल आउट कर देगी थोड़ा सा घूम के। जो नेक्स्ट है टॉर्क रिएक्शन। टॉर्क रिएक्शन में जो पावर आ रही है, मेन शाफ्ट ने प्रोपेलर शाफ्ट को घुमाया, प्रोपेलर शाफ्ट ने बेवल पिनियन को घुमाया, बेवल पिनियन ने क्राउन व्हील को घुमाया। अब जब वाहन चल रहा होता है तो वो हमेशा चलता ही नहीं है, उसकी स्पीड को कभी कम करना पड़ता है, कभी रोकना पड़ता है, कभी ब्रेकिंग करनी होती है, अचानक से सडन ब्रेकिंग करनी होती है। तो उस समय क्या होता है, यदि हम वाहन के टायरों को खड़ा कर देते हैं, जो ड्राइविंग टॉर्क जो सीधा आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो पहियों को चला रहा है। अब पहिए को रोक दिया, ब्रेक सिस्टम क्या कर रहा है, ब्रेक फैल के ब्रेक शू ड्रम को रोक रहा है। मतलब क्या हुआ, इस एक्सल शाफ्ट की गति को वह रोक रहा है। जब पहिया रुकेगा तो ये एक्सल हाफ शाफ्ट भी तो रुकेगी। तो ऐसे प्रवृत्ति में, ऐसे टाइम पर ये जो बेवल पिनियन है ये क्राउन व्हील के ऊपर उठने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ को जाने की कोशिश करता है। या वाहन चल रहा है, चलते चलते उस पर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है पहिए पे, तो वो पूरे के पूरे पहिए ड्राइविंग टॉर्क तो पहिए को घुमा रहा था और पहिया रुक गया, तो अब क्या करेगा, एक्सल ही पूरा पूरा घूमने की कोशिश करेगा, यही पूरा घूमने की कोशिश करेगा। तो यह जो बल है यह कहलाता है टॉर्क रिएक्शन। जो बल आ रहा है घुमाने के लिए, टॉर्क क्या है, घुमाने की शक्ति है। जब वो इसको पहिए को, तो वो इस एक्सल को चला रहा था, परंतु ब्रेकिंग के कारण या सडन ऑब्स्टेकल आने के कारण ये घूमता हुआ पहिया रुक गया। पर वो बल क्या करेगा, वो यहां को ऊपर को चढ़ने की कोशिश करेगा, और दूसरा क्या करेगा, वो ये पूरे इस शाफ्ट को ही बेंड करने की कोशिश करेगा। इस शाफ्ट को बेंड करने की कोशिश करेगा। यदि ये गियर बॉक्स की तरफ लगा है और यहां से ये सॉलिड है, इसने इसको बेंड करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही है? तब उस समय भी ये स्लाइडिंग जॉइंट ही काम कर रहा है और एक लीफ स्प्रिंग के सैकल काम करते हैं। रेडियस रॉड भी इस थ्रस्ट को रोकने का काम करती है, और एक काम करती है पेनहार्ड रॉड। पेनहार्ड रॉड इस तरह से लगी, ये ड्राइविंग थ्रस्ट, ये साइड थ्रस्ट को भी रोकती है, और इस तरह के टॉर्क रिएक्शंस और ड्राइविंग थ्रस्ट को भी ये सब रोकने का काम करते हैं। दूसरा, जब वाहन टर्न ले रहा होता है कॉर्नरिंग के टाइम पर, तो वहां पर एक कॉर्नरिंग फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो वाहन को अंदर की तरफ को रखता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाहन को बाहर की तरफ को धकेल रहा होता है। वहां पर भी दो प्रकार के बल कार्य कर रहे होते हैं। और साइड विंड, कई बार बहुत तेज हवाएं चलती हैं जो साइड से वाहन को के संतुलन पर कुछ न कुछ प्रभाव डालती हैं। इस साइड थ्रस्ट को रोकने के लिए पेनहार्ड रॉड और लीफ स्प्रिंग्स
ऐसे असेंबली है जो कि थ्रस्ट को भी, साइड थ्रस्ट को भी, टॉर्क रिएक्शन को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ में आ रही? थोड़ा पॉज कर। इस प्रकार ये बहुत सारे बल, चाहे वाहन का वेट है, चाहे ड्राइविंग थ्रस्ट है, चाहे टॉर्क रिएक्शन है या साइड थ्रस्ट हैं, ये सब एक्सल पर पड़ के एक्सल में कई तरह की मूवमेंट पैदा कर सकते हैं। मूवमेंट पैदा कब होगी? जब जहां पर बल होगा, बिना बल के कोई हरकत नहीं हो सकती। तो उन बलों को कैंसिल करना बहुत जरूरी है, अन्यथा वाहन तो आगे को चलने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसका जो ड्राइविंग थ्रस्ट है वो एक्सल को पीछे की तरफ को, या इनर्शिया फोर्सेस उसे पीछे को खींच रहे हैं, ड्राइविंग थ्रस्ट आगे की तरफ को खींच रहा है। तो ये खींचतान में ये एक्सल केसिंग घूमे ना। यहां जो एक्सल के कई जो फुल फ्लोटिंग एक्सल होते हैं जो बेयरिंगों में सपोर्टेड होते हैं, परंतु एक्सल हाफ शाफ्ट के आगे गियर्स होते हैं, फिर वो गियर वियर ना कटें। इसके अलावा इस जो एक्सल हाफ शाफ्ट में एक टॉर्जनल ट्विस्ट पड़ेगा, यह ऐंठन मरोड़न पैदा होगी इसमें, फिर इस तरह से एक्सल टूटे ना। बीम के घूमने के कारण जो बल यहां इस पर पड़ेंगे, टॉर्क रिएक्शन के कारण, ड्राइविंग थ्रस्ट के कारण, तो वह सब एक्सल हाफ शाफ्ट पर भी पड़ेंगे बार बार। फिर लीफ स्प्रिंग्स, यदि इस तरह की रेडियस रॉडें नहीं लगाई जाएंगी तो ये बार बार लीफ स्प्रिंग्स के जो सैकल पिन हैं, सैकल पिन बुश हैं, वो सारे के सारे कटने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, रेडियस रॉडें लगाई जाती हैं और टॉर्जन बार लगाए जाते हैं जो टॉर्जनल ट्विस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खुद अपने एक्सिस पर घूमकर वो उस टॉर्जनल ट्विस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये पेनहार्ड रॉड्स का एक सिरा तो एक्सल केसिंग पे होगा और दूसरा सिरा इसका चेसी फ्रेम के साथ। रेडियस रॉड्स का भी एक सिरा एक्सल बीम के साथ और दूसरा चेसी फ्रेम के साथ, ताकि वो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पर ही ड्राइविंग की तरफ से जो ड्राइविंग टॉर्क है वह सिर्फ टायर को घुमाए, ना कि वो एक्सल को आड़ा तिरछा कर सके या उसके रिएक्शन फोर्सेस के कारण एक्सल कहीं ना घूम जाए ऐसे। ठीक है, तो वाहन के संतुलन के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट जरूरी होते हैं। उसको कौन कौन से इक्विपमेंट वहां पर लगाए जाएंगे, उसके लिए पहले मैथमेटिकली एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ता है कि कितना भार है, टोटल वाहन का वेट कितना है, उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कहां पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी, फिर वेट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है, ये पैसेंजर कैरियर है, ये लोड कैरियर है, किस टाइप का व्हीकल है। ये सब जानने के लिए जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो ये सारी चीजें तुम्हारी समझ में आती रहेंगी। सो द डे, हैव अ ग्रेट डे।